गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनोज चोटिया जीव विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे अपना चौथा अध्याय जो कि आर.एच. विटेकर ने जंतु जगत का वर्गीकरण दिया था। आर.एच. विटेकर ने समस्त सजीवों का वर्गीकरण किया था। समस्त सजीवों को उन्होंने 5 भागों में विभाजित किया गया था। ये आप लोगों को याद होगा कौन कौन सा। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। हम पढ़ रहे हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंतर्गत अपन ने पढ़ा, इस चैप्टर को अपन ने 3 मुख्य भागों में विभाजित किया था। पहला था अपना वर्गीकरण के आधार, दूसरा था अपना नॉन कोर्डेटा और तीसरा है कोर्डेटा। कोर्डेटा अपना टॉपिक चल रहा था। कोर्डेटा को 3 भागों में विभाजित किया था, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और टेट्रापोडा। उसके बाद में टेट्रापोडा को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया था, वर्टिब्रेटा, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया था, पीसीज एंड टेट्रापोडा। पीसीज को अपन ने पढ़ लिया था, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस 2 वर्ग में डिवाइडेड किया था, और टेट्रापोडा को 4 वर्ग में, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमिलिया। अपन ने कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस तक पिछले वीडियो में कर लिया था। आज का अपना टॉपिक है एम्फीबिया। एम्फी का अर्थ होता है 2, बोथ, ठीक है। तो वे जंतु जो 2 प्रकार के आवासों में अपना जीवन यापन पूर्ण करते हैं, एम्फीबिया कहलाते हैं, ठीक है। या हिंदी में आपको मैंने बताया था, इसको कहते हैं उभयचर। यानी उभय का मतलब 2, चर का मतलब रहना। तो 2 प्रकार के आवासों में जो अपना जीवन यापन पूर्ण करते हैं क्या कहलाते हैं? उभयचर वर्ग। तो पहला लक्षण, अब अगर अपन इनके लक्षणों की बात करें तो पहला लक्षण क्या हो जाएगा कि ये 2 प्रकार के आवासों में अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। 2 प्रकार के आवासों में अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। दूसरा कैरेक्टर जो इनकी जो त्वचा होती है वो हमेशा नम बनी रहती है। त्वचा क्या है? हमेशा नम बनी रहती है और ग्लैंडुलर होती है, यानी ग्रंथिमय होती है। जिस प्रकार अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियां होती है, इनकी ग्रंथि भी क्या होती है? ग्रंथिमय होती है, यानी विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का ये स्राव कर सकती है। और संवहनीय होती है। संवहनीय का मतलब विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्थानांतरण भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सकती है। और इसके अलावा इन जंतुओं में त्वचा जो है, यानी किसकी बात कर रहे हैं अपन? त्वचा एक प्रकार का श्वसनीय अंग भी है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है, क्योंकि त्वचा क्या करती है? गैसीय विनिमय का कार्य भी इन जंतुओं के अंतर्गत करती है, ठीक है। उसके बाद में कंकाल की अगर अपन बात करें तो कंकाल 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। तो इन जंतुओं में बाह्य कंकाल जो है वो अनुपस्थित होता है। बाह्य कंकाल क्या है? अनुपस्थित है। और उसके बाद में अपन बात करें अंतः कंकाल, तो अंतः कंकाल जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है, या तो अस्थिमय या उपास्थीमय। तो इन जंतुओं में अंतः कंकाल जो है वो हमेशा अस्थिमय होता है, ठीक है। अंतः कंकाल, पहली बात तो बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है, अंतः कंकाल उपस्थित होता है। और अंतः कंकाल किसका बना हुआ है? अंतः कंकाल जो है वो अस्थियों का बना हुआ है, ठीक है। और इनकी जो स्कल है यानी करोटी है वो द्विकोंडाइल होती है। ये अपने को एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, द्विकोंडाइलिक होती है। कौन? स्कल या करोटी जो है वो द्विकोंडाइलिक होती है। द्विकोंडाइलिक का मतलब ये जो भाग है अपना क्रेनियम कहलाता है, ठीक है, करोटी कहलाता है। इस करोटी में कितने छिद्र उपस्थित होते हैं उसके आधार पे अपन इसको मोनोकोंडाइलिक यानी एक कोंडाइलिक यानी एक छिद्र उपस्थित होता है, द्विकोंडाइलिक यानी 2 छिद्र उपस्थित होता है। तो इसकी करोटी एम्फीबियंस की करोटी किस प्रकार की होती है? द्विकोंडाइलिक होती है, ठीक है। मुख जो है, अगले कैरेक्टर की बात करें इनका, तो मुख जो है इनका चौड़ा होता है, क्योंकि जितने भी कार्निवोर्स होते हैं यानी मांसाहारी होते हैं उन सभी का मुख क्या होता है? चौड़ा होता है, ठीक है।
और दांत जो है इनमें अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, और सिमिलर भी हो सकते हैं। अगली बात करें एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की, तो आहार नाल इनके अंतर्गत क्या होती है, पूर्ण होती है। वह आहार नाल जिसमें दो छिद्र पाए जाते हैं, मुख और गुदा, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण। लेकिन यहां अपने को ध्यान रखने की बात है कि मुख तो इनमें अपन ने बात कर ली चौड़ा होता है, लेकिन गुदा जो है वो इनमें एब्सेंट होती है। गुदा के स्थान पे क्या होता है, क्लोइकल एपरेटस होता है। उस क्लोइकल एपरेटस से इनके अंतर्गत क्या होता है कि जो यूरिन का उत्सर्जन है वो भी इसी के अंतर्गत होता है। एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है, उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन भी इसी छिद्र के द्वारा होता है, और मल का जो त्याग है वो भी इसी छिद्र के द्वारा होता है। शुक्राणुओं या अंडाणुओं का त्याग है, यानी अलग अलग नर और मादा अलग अलग सिक्रेशन करते हैं। नर शुक्राणु का सिक्रेशन करेंगे और मादा अंडाणु का सिक्रेशन करेगी, तो वो भी इसी क्लोइकल एपरेटस या छिद्र के द्वारा बाहर निकलेंगे। तो ये क्या होगी, एम्फीबिया की एक अलग से विशेषता हो गई, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो जो यंग यानी जवान एम्फीबियंस होते हैं वो जलीय होते हैं, और एडल्ट यानी वयस्क जो है वो जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो जल में रहेंगे उनके अंदर ब्रेंकियल रेस्पिरेशन होगा, जो स्थल में रहेंगे वो पल्मोनरी श्वसन भी करते हैं। अब पल्मोनरी श्वसन क्या होता है, तो ये आप लोग ध्यान में रख लीजिए। जब जिस प्रकार हमारे अंदर श्वसन की क्रिया फेफड़ों के द्वारा होती है, लंग्स के द्वारा, तो लंग्स के द्वारा होने वाले श्वसन को पल्मोनरी श्वसन कहते हैं। और ये विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार का बक्कोफेरेंजियल यानी मुख के द्वारा, गिल्स के द्वारा और स्किन के द्वारा भी श्वसन की क्रिया कर सकते हैं। अगले कैरेक्टर की बात करें, हार्ट जैसे कि अपन ने बात की थी पीसीज के अंदर हार्ट क्या होता है, हृदय जो है वो द्विकोष्ठ की होता है, ठीक है। एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल, यानी एक आलिंद और एक निलय। यहां एम्फीबिया की बात करें तो हार्ट जो है 3 चेम्बर्ड होता है, यानी 3 इसमें कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये अपने को ध्यान रखना है। 2 आलिंद और 1 निलय, 3 कोष्ठ की इनका क्या होता है, हृदय होता है। अब उससे भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि मस्तिष्क से, देखिए मस्तिष्क और मेरुरज्जु को क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं जो है वो पीएनएस अर्थात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को क्रेनियल नर्व कहते हैं। तो यहां पर अपने को याद रखना है कि मस्तिष्क से 10 जोड़ी अलग अलग वर्ग के अंदर, जैसे अभी अपन एम्फीबिया पढ़ रहे हैं, अलग अलग वर्ग के अंदर इनकी संख्या क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो मस्तिष्क से 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व उत्पन्न होती है या क्रेनियल नर्व निकलती है। ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है। उसके बाद में उत्सर्जन जो है वो किडनी या वृक्क के द्वारा होता है, और ये वृक्क जो है वो मीजोनेफ्रिक प्रकार का होता है। और एम्फीबिया जो है वो यूरियोटेलिक होते हैं। तो आप लोगों को बताया हुआ है कि उत्सर्जन के आधार पे जंतु 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक। अमोनिया इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को अमोनोटेलिक कहते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को यूरियोटेलिक कहते हैं, और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, एम्फीबियंस यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये शीत रुधिरहारी होते हैं, और ये शीत निद्रा और ग्रीष्म निद्रा दोनों शो करते हैं। और सेक्स की बात करें तो एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा अलग अलग होते हैं। पहचानने के लिए आप लोगों को पता है नर जो है वो मादा से
छोटे होते हैं। और दूसरी बात, नर में वाक कोष पाए जाते हैं। तो आप लोग बरसात के दिनों में जो ट्रटर ट्रटर की आवाज सुनते हैं वो नर मेंढक की होती है, मादा मेंढक के अंदर वाक कोष नहीं पाए जाते। उसके बाद में अगर बात करें अपन निषेचन की, तो निषेचन जो है वो बाह्य होता है, अर्थात युग्मकों का संलयन जो है वो मादा के शरीर के बाहर होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन। और निषेचन के पश्चात क्या होगा, परिवर्तन जो है वो इनमें अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, क्योंकि इनके अंतर्गत लार्वा अवस्था पाई जाती है और इनके लार्वा को क्या कहते हैं, टेडपोल लार्वा कहते हैं। और लार्वा अवस्था जो है वो वयस्क से भिन्न होती है। लार्वा जो है वो शाकाहारी होता है, इसमें पूंछ पाई जाती है, वयस्क में पूंछ नहीं पाई जाती और ये मांसाहारी होता है। बाकी अपन विस्तार पूर्वक अपना एक पूरा का पूरा चैप्टर है मेंढक, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अप्रत्यक्ष प्रकार का इनमें परिवर्तन पाया जाता है। अब अगर अपन उदाहरण की बात करें तो बुफो, हाइला मेंढक, सिलामेंडर, इक्थियस, ये सभी क्या है, एम्फीबिया के उदाहरण है। तो इस प्रकार आज अपना एम्फीबिया वर्ग जो है वो पूरा होता है। इसके पश्चात इस अध्याय में अपने मेमेलिया, एवीज और रेप्टिलिया 3 और वर्ग बचे हैं, जिनका अपन उत्तरोत्तर अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।